दोस्तों 1947 से लेकर अब तक 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर और 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति पद पर झंडा फहराकर भारत की आजादी और संविधान लागू होने की याद दिलाते आ रहे हैं। लेकिन भैया यहाँ पर कुछ सवाल है जो बार बार सामने आते हैं। जैसे वाकई हमें आजादी मिली होती तो हमने सभी अंग्रेजों को मारकर क्यों नहीं भगाया। और कोई कहता है कि हमें तो आजादी मिली ही नहीं है बल्कि इसे तो हमने लीच पर लिया है। क्या वाकई 99 साल बाद हम फिर से अंग्रेजों के गुलाम हो जाएंगे। और भैया हमारे मन में भी एक सवाल आता है कि जब ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट को पास करके भारत को आजाद किया था तो क्या ब्रिटिश सरकार फिर से इस एक्ट को वापस ला सकती है। अगर दोस्तों आपके मन में भी कुछ ऐसा ही सवाल है तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अमन फैक्ट पॉइंट की एक और नई वीडियो में। तो भैया आज के इस वीडियो में हम इस बारे में चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ समय पहले बीजेपी की एक प्रवक्ता रुचि पाठक का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रुचि ने कहा था कि भारत कम्प्लीटली आजाद ही नहीं है बल्कि नेहरू ने तो लिखित समझौता करके ब्रिटिश क्राउन से 99 साल के पट्टे पर भारत को आजादी दिलाई है। इस बयान को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव जैन ने कहा था कि भैया भाजपा के प्रवक्ता तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्हें इतिहास और तथ्यों से कोई मतलब ही नहीं होता, उनकी बुनियाद ही झूठ पर टिकी हुई है। अब तो भैया बस हमें यहाँ जानना है कि रुचि पाठक की बात में कितनी सच्चाई है। दोस्तों यहाँ सब कुछ जानने के लिए हमें 1947 में वापस जाना पड़ेगा। 1 जनवरी 1947 यानी नए साल के दिन एक काले रंग की कार ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अटली के निवास पर आकर रुकती है। इस कार में बैठे थे माउंटबेटन जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आर्मी चीफ रहे। प्राइम मिनिस्टर अटली चाहते थे कि माउंटबेटन को भारत का नया वॉइसरॉय बनाकर भेजा जाए जिससे कि भैया भारत में चल रहे ट्रांसफर ऑफ पावर के मुद्दे को भी सोल्व किया जा सके। ट्रांसफर ऑफ पावर का मतलब भारत में खुद का ही एक डेमोक्रेटिक सिस्टम तैयार करना था। और फिर लंबे चले एक मुद्दे के बाद अटली ने घोषणा करवा दी कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से पहले भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर देगी। लेकिन भैया माउंटबेटन तो जानते थे कि ट्रांसफर ऑफ पावर का मुद्दा काफी पेचीदा है, इसलिए वहां इस मुसीबत में फंसना ही नहीं चाहते थे। और इस मुसीबत से बचने के लिए माउंटबेटन अपने चचेरे भाई जॉर्ज सिक्स से मिलने गए। लेकिन जॉर्ज सिक्स ने भी माउंटबेटन की कोई मदद नहीं की। यानी अब तो ट्रांसफर ऑफ पावर और भारत के बंटवारे की जिम्मेदारी माउंटबेटन पर थी। इस समय माउंटबेटन के दिमाग में काफी ज्यादा सवाल घूम रहे थे कि क्या वाकई भारत की रियासतें एक होने के लिए मान जाएंगी या फिर भारत का बंटवारा होगा। भारत पहुंचकर सबसे पहले माउंटबेटन ने नेहरू जी से मुलाकात की। माउंटबेटन और नेहरू जी दोनों ही पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव थे, लेकिन माउंटबेटन ने जब भारत बंटवारे की बात कही तो नेहरू जी ने भी इस मामले में गांधी जी से बात करने की गुजारिश की। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि गांधी जी हमेशा से बंटवारे के विरोधी रहे और फिर माउंटबेटन के मुंह से बंटवारे की बात सुनकर गांधी जी आग बबूला हो उठे। इसी बीच माउंटबेटन को कांग्रेस के सख्त नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल का सख्त भाषा में एक खत मिलता है जिसमें उन्होंने किसी अपॉइंटमेंट के बारे में लिखा था। इस खत की सख्त भाषा माउंटबेटन को समझ नहीं आई तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से यह खत वापस लेने की बात कही। माउंटबेटन की इस बात को सुनकर पटेल ने अपना खत वापस ले लिया और उसे फाड़ दिया। अब भैया इसके बाद पटेल और माउंटबेटन दोनों ने सुलह करके बीच का रास्ता निकाला। लेकिन दोस्तों बंटवारे को लेकर तो पटेल भी सहमत नहीं हुए। लेकिन जब यहाँ तीनों ही दिग्गज नेता बंटवारे को लेकर सहमत नहीं हुए तो माउंटबेटन जिन्ना के पास जाता है और कहता है कि भैया भारत तो बंटवारे के लिए तैयार ही नहीं है। इस बात पर भड़ककर जिन्ना ने कहा मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे बस एक ही चीज चाहिए, वहां है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा। इस बीच माउंटबेटन ने इस पूरे मामले को समझने के लिए पंजाब का दौरा किया जहां पर माउंटबेटन ने देखा कि भैया लोग एक दूसरे को मारने के लिए उतारू है और बाद में खबर मिलती है कि बंगाल में भी कुछ ऐसा ही हाल है। बंगाल और पंजाब की कंडीशन को देखकर माउंटबेटन को समझ में आ गया था कि भैया जल्दी से जल्दी कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए वहां सीधा पंजाब से शिमला चले गए और शिमला पहुंचकर ब्रिटिश सरकार द्वारा तैयार किया गया प्लान नेहरू जी को दिखाया। और भैया नेहरू जी ने पूरी रात उस प्लान पर स्टडी की और दूसरे दिन नेहरू जी कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और अब तो माउंटबेटन के पास ट्रांसफर ऑफ पावर को लेकर ना ही कोई प्लान था और ना ही ज्यादा समय। और वहां अपने गुरु के पास जाकर कहते हैं
कि गुरुजी इस तरह की समस्या है और बताइए क्या करना पड़ेगा। तब वीपी मेनन इंडिया डेमोनियन स्टेटस की सलाह देते हैं, यानी कि भैया भारत और पाकिस्तान दो देश बना दिए जाएंगे, जिसे जिस देश में रहना है वो वहां जाकर रह सकता है। और जब इस प्लान को सबके सामने रखा गया तो कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू और बाकी सभी लोग तैयार हो गए, क्योंकि इसके लिए ब्रिटिश संसद को केवल एक कानून पास करना था। और दोस्तों फिर 15 जुलाई 1947 को माउंटबेटन वाला डेमोनियन प्लान ब्रिटिश संसद में पारित हो जाता है। इसके बाद तो भैया 15 अगस्त 1947 को भारत में इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट अप्लाइड हो जाती है, लेकिन भारत में डेमोनियन स्टेटस अभी भी अप्लाइड था। इसका मतलब ब्रिटेन के राजा का एक प्रतिनिधि गवर्नर वहां सारी जिम्मेदारियां संभालेगा, जो आज के समय में देश के प्रेसिडेंट संभालते हैं। और भैया यहाँ पद माउंटबेटन को इसलिए दिया गया क्योंकि नेहरू जी और पटेल चाहते थे कि माउंटबेटन रियासतों के बंटवारे में उनकी मदद करे। माउंटबेटन 21 जून 1948 तक गवर्नर जनरल के पद पर रहे। और दोस्तों जब तक भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ, जब तक भारत ब्रिटिश गवर्नर का डेमोनियन बनकर रहा। और फिर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होते ही इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट को रद्द कर दिया गया। अब दोस्तों सवाल तो यहाँ है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस एक्ट को वापस भी तो ला सकती है और फिर से भारत पर अपना साम्राज्य जमा सकती है। दरअसल दोस्तों संविधान के आर्टिकल 395 के तहत भारत के संविधान को कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी हासिल हुई है और इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट को खारिज कर दिया गया है। यानी कि भैया अब ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहे इंडिपेंडेंट एक्ट को जला दे, फाड़ दे या कैंसिल कर दे, इसका भारत पर कोई असर नहीं होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि भैया भारत की आजादी को छीनना तो छोड़िए, कोई इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। वैसे दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ और इस विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में